हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यानी वो इतिहास में जब जब कूटनीति, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी की चर्चा हुई है कि स्टेट को कैसे मजबूत बनाए रखा जाए, तो कौटिल्य का नाम सबसे पहले आता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में ऐसे विद्वान हुए हैं जिनका नाम है कौटिल्य, जो आपको इस पीपीटी में दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इस पीपीटी में जो है उसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आज के एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बताऊंगा कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब है भूमि, ऐसी भूमि जहाँ पे मनुष्य बसे हुए हों। तो इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये अर्थशास्त्र है जिसके बारे में कौटिल्य ने बताया कि अर्थशास्त्र मतलब ऐसी भूमि जहाँ मनुष्य बसे हुए हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक ऐसी संहिता है जो भूमि को अर्जित करने और उससे वृद्धि करने के उपाय बताती है। यानी ये किताब केवल या यानी यह कहें कि अर्थशास्त्र पे लिखी हुई नहीं है, ये एक स्टेट क्राफ्ट पे लिखी हुई किताब है, न ही एक राजनीतिक सिद्धांत है। मतलब राज्य जो है वो उसको क्या करना चाहिए, राज्य को कैसे मजबूत होना चाहिए और शासन का प्रकार कैसा होना चाहिए, राजनीति ऐसे होनी चाहिए जो सब लोगों के लिए हितकारी हो, उसमें टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कितने प्रकार हैं उसको उन्होंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। फिर बताया कि कूटनीति किस तरह की होनी चाहिए, कूटनीति में क्या क्या पहलू होने चाहिए, ठीक है। और विदेश नीति में उन्होंने जिस तरह से यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे इसका चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कौटिल्य के इतिहास के बारे में बताएं तो कौटिल्य इतिहास में मौर्य काल में एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त, जो एक बालक था खेल रहा था, उसको वो शिक्षा दीक्षा दी और वो शासन की कलाएं बताई, जिससे उन्होंने जो उस समय के जो एक भ्रष्ट और एक अन्यायी और एक निरंकुश शासन था उसको उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त को शासक बनाया, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी विद्याओं के बारे में बताया गया है। पहली विद्या है आनुवीक्षी। आनुवीक्षी मतलब इसमें दर्शन और तर्क है, ठीक है। दूसरी है त्रि, मतलब इसमें वेद, धर्म, अधर्म और जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पर थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा बताते हुए कि अर्थशास्त्र में 34 भाग हैं, जिसमें 18 मंत्री और विभाग अध्यक्ष इसके बारे में बताया गया। इसमें एक जो विशेष उल्लेख किया है, तीर्थ का तात्पर्य होता है मंत्री, जैसे आज हमने मिनिस्ट्री नहीं होती है वो होता है, ठीक है। और इसका तीसरा भाग जो है अर्थशास्त्र का, वो है जो इसमें पहलू बताया गया है वो है वार्ता। मतलब इसमें कृषि व्यापार के बारे में भी काफ़ी ज्ञान की बातें की गई है, मतलब ये राज्य का प्राण होता है। और इसमें बताया गया है दंड नीति के बारे में। दंड नीति क्या होती है? दंड नीति मतलब शासन कला और राजनीति शास्त्र। आपको पता होगा संप्रभुता एक राज्य का महत्वपूर्ण अंग होता है। दंड नीति ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दंड क्या होता है। दंड मतलब जो अर्थशास्त्र में उद्देश्य लिखे गए हैं, यानी प्रभुसत्ता, राज्य शक्ति, उसको प्राप्त करने का एक माध्यम है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौटिल्य का राज्य कैसा था सर? कौटिल्य का राज्य सेकुलर है। कौटिल्य कहते हैं राज्य को धर्म और राजनीति को दोनों को अलग रखना चाहिए। जब राज्य नीति बनाएगा तो किसी भी तरह का कोई एक रिलीजियस जो है वो प्रमोट नहीं करेगा। मतलब भारतीय जो परंपरा है उसमें जो आज के आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में जो धर्म यूज किया जाता है, मतलब इंग्लिश में जो रिलीजन यूज किया जाता है या मजहब यूज कर रहा है, वो नहीं है यहाँ पे। कौटिल्य काफ़ी धार्मिक भी है। धार्मिक कहने का मतलब है वो कहते हैं कि राजा को नैतिक मूल्यों पे जोर देना चाहिए और राजा को उन शक्तियों से बंधा हुआ होना चाहिए जिससे क्या है कि राजा को एक मॉरलिटी और एथिक्स से काम करने की प्रेरणा समय अंतराल पे मिलती रहे। तो कौटिल्य एक ऐसे विद्वान हैं जिनके बारे में जो मैक्स वेबर है उन्होंने लिखा है कि इसमें उग्र मैकियावेली और प्रिंस, जो मैकियावेली का प्रिंस है उसकी तुलना में ये खतरनाक है। मतलब ये इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की है, ठीक है, क्योंकि मैकियावेली है वो यूरोपियन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके जो समकालीन किताबें हैं, चाहे मुद्रा राक्षस हो, वो कौटिल्य का जो संस्कृत का जो नाटक है वो
कोटली पर ही आधारित, इसमें कोटली का थोड़ा नकारात्मक चित्रण बताया गया है। लेकिन हाँ, इसके साथ में हम लोग ये देखेंगे कि जो आज के जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के ऊपर जो टिप्पणी लिखने वाले हैं वी.आर. मेहता, उन्होंने लिखा है कि चाणक्य जो है वो राजनीति पर, कोटली ने जो प्रसिद्ध किताब लिखी है अर्थशास्त्र, वो राज्य को मजबूत से स्थापित करने और एक सेक्युलर स्टेट के रूप में देखता है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 2 टिप्पणियां मैंने आपको बताई, मैक्स वेबर की, और एक जो टिप्पणी मैं बताना चाह रहा था, हेनरी किसिंगर जो है वो यूरोप के बहुत बड़े यूएसए के बड़े डिप्लोमेटिक रहे हैं। तो उन्होंने एक वर्ल्ड ऑर्डर लिखी है, तो उसमें कहा है कि जो कोटली का जो अर्थशास्त्र है वो शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविकता से बताता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। आजकल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि कोटले का जो राज्य है वो कैसा राज्य है, मतलब वो संप्रभुता को किस तरह से डिफाइन करते हैं और संप्रभुता को राज्य के हित में कैसे एक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो जो कोटले का जो राज्य है वो ऑर्गेनिक स्टेट है, मतलब जिसको हिंदी में कहें तो एक जैविक राज्य, जिसमें राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है, मतलब राज्य है इसमें प्रमुखता से स्थान दिया गया है। और कोटली जो है वो एक राज्य का जो स्वरूप देखा जाए तो वो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो हम वेस्टर्न थिंकर्स में बात करें तो हॉब्स, लॉक, रूसो है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर का मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो व्यक्ति मिलकर करते हैं, मतलब व्यक्ति इस बात पे सहमत होते हैं कि उनकी कोई सुरक्षा करेगा, इस आधार पे वो किसी एक संस्था को, एक व्यक्ति को अपने अधिकार दे देते हैं ताकि वो उनकी सुरक्षा करे। तो यहाँ पे इसको ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखना है हमें, उसको एक मनोवैज्ञानिक या ऐसे कहें कि इसको एक सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखना है कि राज्य है वो किस तरह से अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मत्स्य न्याय की समाप्ति की बात करते हैं। मत्स्य न्याय मतलब जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली खा जाती है। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी इंडिया में भ्रष्टाचार की बात होती है, कहते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियाँ है वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, तो कहते हैं ये मत्स्य न्याय है ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, जो कोटले का राज्य का स्वरूप कैसा है, तो मैंने आपको बताया है कि कोटले का राज्य है वो कैसा, एक सेकुलर राज्य है जहाँ पे राज्य है वो धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और कोटले का राज्य वो धार्मिकता से भी प्रभावित है। धार्मिकता से मतलब नैतिकता, मूल्य, यहाँ पे वो वाला धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है जिसमें किसी एक चिंतन, एक किताब को लोगों के ऊपर फोर्स किया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कोटले का जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है वो मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए मनुष्य ने जो आपस में समझौता किया है, वो कहते हैं राज्य को इतना टैक्स लेना चाहिए जिससे कि व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा दबाव भी नहीं रहे और राज्य की आमदनी बढ़ती, राजस्व में भी कोई कमी नहीं रहे, अनवरत रहे, ताकि क्या है राज्य भी अपने जो वेलफेयर काम है, मतलब कल्याणकारी काम है, वो आराम से कर सके। तो आप देखेंगे कि कोटले का राज्य है वो वेलफेयर स्टेट भी है। ठीक है, और कोटले का जो राज्य है उसका प्रधान लक्ष्य है, जो मेन टारगेट है, वो प्रजा का योगक्षेम करना। तो अब योगक्षेम मतलब अलब्ध, लब्धार्थ तथा लब्ध परिरक्षण, मतलब जो आपके पास अपर्याप्त है उसको प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसको संरक्षित करना, जो संरक्षित है उसको बढ़ाना। ठीक है, और बढ़ा हुआ है उसको सिस्टमेटिक रूप से बांटना। तो ये कोटले के अर्थशास्त्र का मेन मोटो है, जो राज्य का प्रधान लक्ष्य बताया गया। तो देखो, आप देख सकते हो कि उस समय राज्य के बारे में कितनी प्रगतिशील बातें की गई है, जो आज के जो राजनीतिक चिंतन है उनके लिए एक प्रेरणा का काम कर रही है। इसलिए कोटले को जो है रियलिस्ट थिंकर माना गया है, मतलब क्लासिकल रियलिस्ट की श्रेणी में मतलब रख सकते हैं। तो और दूसरा कोटले का क्या, कोटले ने कहा कि धर्म और नैतिकता राज्य की ध्येय की पूर्ति के साधन है। मतलब राज्य, जो आपको पता है ना, जब जनता भ्रष्ट हो जाती है, जब धर्म का, कानून का कोई डर नहीं रहता है, तो अनार्की वाली स्थिति आ जाती है, मतलब अराजकता आ जाती है। अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए क्या करना पड़ता है, दंड। और जब दंड से ही लोगों का डर भंग हो जाए, तो ऐसे में क्या है कि राज्य को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि जनता है वो अनुशासनबद्ध रहे और राज्य के प्रति पूर्ण रूप से एक न्यायप्रिय और एक नैतिक रूप से कानून का पालन करती रहे। तो आपको पता है ना, भारतीय चिंतन में जो राजकोष है, मैं नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ जो आप देख रहे हैं,
तो राजकोष में धना अभाव की स्थिति में राज्य देवीय द्रव्यों को भी ले सकता था, मतलब जो मंदिरों का खजाना है उसको भी ले सकता था। देख लो आजकल ऐसा हो जाए तो दंगा हो जाए, ठीक है ना, किसी आप, तो उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य की भलाई के लिए राज्य क्या क्या कर सकता है, ठीक है। आज भी आपको पता होगा बहुत से मंदिर है वो सरकार के अंडर में है, ठीक है ना, तो वो भी एक हमारे राज्य की और भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक ब्यूटी है। अब हम लोग देखते हैं कि कोटली का जो अर्थशास्त्र है उसमें आपको प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो उसका जो प्रशासनिक राज्य है वो प्रांत और जनपदों में बंटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जनपदों में कैसे बांटा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये जनपदों में बंटा हुआ जिसको समाहर्ता राज्यपाल की तरह है, फिर जनपद को स्थानिक के बाद में सीता अध्यक्ष जो कृषि का है। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ना थोड़ा ठीक नहीं समझता हूँ क्योंकि ऐसे फैक्ट है, यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, या आप एक कॉपी रख के उसके ऊपर नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोटली ने भ्रष्टाचार के ऊपर, आपको पता है आज भ्रष्टाचार भारत के शासन प्रणाली को एक दिमक की तरह है, खा रहा है, मतलब पता भी नहीं चल रहा है और शासन खजाना वगैरह सब खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान देना बहुत ही किसी प्रशासन की कुशलता और उसकी क्रियाशीलता के लिए बहुत जरूरी है। तो भ्रष्टाचार को रोकना, कोटली ने बताया कि 40 प्रकार के भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है। तो भ्रष्टाचार इसमें विशेष रूप से उसका वर्णन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा मोटे तौर पे होता है, ठीक है, 40 प्रकार। तो उन्होंने कहा कि इसको एक ऐसे लोगों को जांच करने के लिए देना चाहिए जिसमें क्या है कि जो आज के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने एक किसी नोट्स लिए हैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो बाद में बता दें व्यावसायिक संगठन, श्रेणी, संघ और सम्यक समुदान, मतलब व्यावसायिक संगठन है क्योंकि उसमें ऐसे शिल्पी थे, संगठन थे और संघ थे, जैसे आज आपको पता है ट्रेड यूनियन चलते हैं तो उसमें भी ऐसा कुछ था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि न्याय व्यवस्था में 2 तरह के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीर न्यायालय, एक कंटक शोधन, मतलब दीवानी और फौजदारी, जिसको आज हम लोग देखते हैं ना जो आधुनिक फॉर्म में, तो वो उस समय ऐसे न्यायालय हुआ करते थे। अब कोटली का सप्तांग सिद्धांत के बारे में हम लोग प्रयास करते हैं पढ़ने का। सप्तांग सिद्धांत राज्य के ऑर्गेनिक थियरी है, उसमें राज्य एक जीव की तरह है और उसके जो दूसरे अंग है वो अंग है। तो उसमें पहला अंग क्या है, स्वामी। स्वामी एक प्रधान अंग होता है, ठीक है। वो आपको पता होगा राजा है, वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ऐसा ज्ञान होना चाहिए ताकि ऊपर जाकर रक्षा कर सके, ठीक है। और कोटली का राजा है वो कैसा है, फिलोसोफर जो प्लेटो के फिलोसोफर किंग की तरह ही है, मतलब उसमें सब गुण होने चाहिए, उसमें टैलेंट भी होना चाहिए, उसके पास मिलिट्री पावर, उसके पास फाइनेंशियल जो है वो सावधानियां बरतने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोटली जैसे बताया कल्याणकारी राज्य है, तो कल्याणकारी राज्य में पता राज्य के दायित्व और बढ़ जाते हैं कि भ्रष्टाचार भी कम हो, न्याय व्यवस्था भी बढ़ी रहे, प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक रहे। तो ये कोटली का मेन मोटिव है कि राजा है वो बहुत ही ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा भी होनी चाहिए उसके लिए, यदि शिक्षा नहीं होगी तो उन्होंने बताया कि एक घुन होती है ना जिसे दिमक कहते हैं, उस तरह की लकड़ी होती है, उस तरह से राजकुल समाप्त हो जाता है। अनपढ़ यदि कोई राजा हो या तो उसका प्रशासन ठीक से नहीं चल पाता है। तो राजा को उन्होंने प्रकार भी बताया, राजा कैसा होना चाहिए, धर्म विजयी होना चाहिए, लोभ विजयी होना चाहिए, असुर विजयी, मतलब उसको धर्म मतलब ड्यूटी में एकदम पारंगत होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। और एक जो उसके राज्य के जो दुश्मन है उनकी, ठीक है, उनकी जो संपत्ति है या उनकी जो नीतियां हैं, कूटनीतियां हैं या उनके जो चालें हैं उनको समझ में आना होना चाहिए। दूसरा है उन्होंने बताया कि अमात्य मतलब मिनिस्टर आपको पता है आज के टाइप के मिनिस्टर ही उन्होंने बताया कि मिनिस्टर है वो बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण एक रोल प्ले या भूमिका अदा करता है जिससे कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया से सुचारू रूप से चल सके। तीसरा है जनपद मतलब जनता और भूमि। तो उन्होंने कहा है कि गांव है, जनपद का संगठन 10 गांव का, फिर उसके बाद में 400 गांव। जैसे आज आपने देखा होगा ना कि फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर आप अपने जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या फिर पंचायती राज है, ये 3 टियर वाला सिस्टम है। तो उसमें भी आप उसको फेडरल सिस्टम टाइप का देख सकते। देखो कि जनपद का संगठन 10 गाँव का, फिर 10 से ऊपर 400 से फिर 800, तो इस तरह से एक समूह बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बताया दुर्ग मतलब 4 दुर्ग बताए। औदिक दुर्ग मतलब जल वाटर जिसके चारों तरफ जैसे खाई वाई नहीं बनी होती है वैसा दुर्ग होना चाहिए ताकि शत्रु सेना है वो आसानी से किले में प्रवेश न करे, क्योंकि पहले किले ही होते थे जिसको फोर्ट इंग्लिश में कहते हैं।
फिर होता है पर्वत, पर्वत मतलब बड़े पहाड़ पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि बड़ी बड़ी जो इसमें ऐसे ढाल होती है ना, पहाड़ों को काटा जाता है। जैसे आपने सबसे बढ़िया किले देखे होंगे, चाहे जो राजस्थान में मेहरानगढ़ हो, चित्तौड़ में कुंभलगढ़ हो, टाइप से ऐसे किले हैं जो काफ़ी जो जियो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत बढ़िया जगह पे बनाए गए हैं, ठीक है। फिर है धानवन दुर्ग मतलब मरु दुर्ग, मतलब जहाँ पे डेजर्ट हो, और चौथा है वन दुर्ग मतलब जंगलों के बीच में बसा हुआ हो। तो ऐसे दुर्ग क्या है कि बहुत ही राज्य को, एक राजा के शासन को बहुत एक सुरक्षित स्थिति में रखते हैं। फिर बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे रखने के लिए फोर्स होना चाहिए, और छठा बताया कि ट्रेजरी मतलब कोष तो होना ही चाहिए, कोष के बिना कोई काम नहीं चलता है, ठीक है ना। कर संग्रह को उन्होंने संहारता और कोषाध्यक्ष को शनिदाता कहा है। फिर बोला है कि मित्र, मित्र मतलब राज्य के जो वैदेशिक संबंध है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने अंग से तुलना की है, किसकी, राजा, राजा एक सिर है, अमात्य मतलब मिनिस्ट्री क्या है, उसकी आंखें, आंखें आंखें नहीं रहेगी तो कैसे देख पाएगा, तो मिनिस्टर उसको दिखाने का काम करते। जनपद है ना, जनपद जैसे बताया, जिसको पीपल टेरिटरी, वो क्या है, उसकी बाहें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दुर्ग क्या है, भुजाएं, यदि भुजाएं काट देंगे तो कैसे लड़ पाएगा, तो दुर्ग एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। दंड क्या है, मस्तिष्क, जब मस्तिष्क, जब हम लोग सोचते हैं कोष खजाना है, और जो लास्ट है मित्र क्या है, कान की तरह है, मतलब शरीर के अंगों से तुलना की है। आपको पता होगा ना, जब भी किसी तरह का संकट हो तो हमारे मित्र हमें आके इत्तला कर देते हैं कि ऐसा आपके ऊपर अटैक होने वाला है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा दंड, छठा को, सातवां मित्र, ठीक है। अंगों से जो तुलना की गई है, इसको भी आप वीडियो को जब पॉज करके एक बार ठीक से पढ़ के नोट्स बना सकते हो, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर है कोटली के बारे में आगे विचार है, एक मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के बारे में बहुत सी चर्चा की जाती है कि पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, जिसको आज हम आधुनिक भाषा में शक्ति संतुलन कहते हैं, ठीक है। वो एक मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत राज्य का एक वृत्त है, घेरा है, ठीक है। इस घेरे में 12 राज्य हैं, 12 स्टेट है और 72 प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। तो मंडल के मध्य में विजिगिसु रहता है, ठीक है। विजिगिसु मतलब जो जिसको जीतने की इच्छा, ठीक है। तो इस तरह से 12 है, मतलब आपका फ्रेंड है वो, ठीक है, वो फ्रेंड, पड़ोसी है वो शत्रु, यदि शत्रु का शत्रु है तो आपका फ्रेंड हो गया। इस तरह से इन्होंने 12 कैटेगरी की है, जैसे बताया ना, आक्रांत, सार, प्रश्निकार, ये आपको देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, यदि आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में बताया गया है कि 60 गुण नीति कैसी होनी चाहिए। 60 गुण नीति मतलब, मैं थोड़ा सा मेरा वीडियो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मतलब पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध करने की नीति यानी विदेश नीति। तो राज्य की सुरक्षा, शक्ति वृद्धि की 6 नीतियां बताइए। संधि, पहला संधि मतलब ट्रीटी बनाना किसी के साथ में। दूसरा विग्रह मतलब यदि ठीक ठाक संधि काम नहीं कर रही है तो संधि विच्छेद कर दो। फिर यान मतलब चढ़ाई करना। चौथा आसन मतलब एकदम न्यूट्रल रहना। फिर है संश्रय मतलब शक्तिशाली के खिलाफ समक्ष समर्पण कर देना, मतलब सरेंडर कर देना। और द्विधि भाव मतलब एक से संधि दूसरे से विग्रह। द्विधि भाव मतलब जैसे आपको लगता है ना, जैसे इंडिया और यूएसए का देखा जाए तो इंडिया ने आजकल क्या कर रखा है कि आज यूएस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और इसके साथ में जो दूसरे जो इसके चाइना है उसे थोड़ा सा दूरी बनाई रही है। कहाँ पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स के लेवल पे, ठीक है। और षटगुण नीति क्या है, मंडल सिद्धांत का ही एक प्रसार है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में कोटली के जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो पावर थ्योरी है, उसके बारे में बताता है। विजिगिसु मतलब राज्य की जो इच्छा है वो विस्तार करने की नीति रखने वाली है, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपने मोटे तौर पे जान ही लिया होगा कि क्या है राज्य का मंडल सिद्धांत और 60 गुण नीति, ठीक है। अमूमन ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, यदि आप कुछ तैयारी कर रहे हो पीसीएस मेंस में, यदि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है या यूपीएससी में ऐसा है, तो आप इसको अच्छे से कोट करके लिख सकते हो कि कोटली का मंडल सिद्धांत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य को उसको आप कोरिलेट कर सकते हो। फिर इसमें एक चीज़ और है कि कोटली ने 3 प्रकार के राजदूत बताए, मतलब स्पाइस राजदूत मतलब आज होते हैं ना हम लोग एम्बेसडर, जो स्पाइस स्पीसीज कहते हैं, जो विदेशी राज्य के साथ संबंधी में जो इसको एम्बेसडर वगैरह, हिंदी एम्बेसडर कहा जाता है, ठीक है। तो उसके 3 तरह के बताए, शासनहार जो संदेशवाहक होता है, और परिमार्थ मतलब जो अमात्य की बजाय 1/4 गुणों वाला, मतलब ये उनकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि गुप्तचर व्यवस्था है ना, वो होना बहुत जरूरी। तो उन्होंने 9 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं, मतलब उसको गुड पुरुष के नाम से कहा जाता है, कहा गया है। तो ये इन्होंने नाम दिए हुए हैं, आप इसको
देख सकते हो, ठीक है। कापाटिक, उदासीत, गृहपतिक और वैदेहिक, तापस, स्त्री, तीक्ष्ण, रसद, ठीक है। तो ये आज आपको मैंने कोटली के बारे में पढ़ाने का प्रयास किया। इसमें आपको संक्षिप्त में फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। तो इसमें मनु के विपरीत इनका धर्म वर्ण का जो आधार है जन्म नहीं है बल्कि कर्म है। इस मामले में कितने वो प्रोग्रेसिव थे, अपने समय से कितने आगे दिखाई देते हैं। और वो महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं। धन में समानता के सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत का विरोधी, मतलब दंड में समानता का सिद्धांत का विरोधी, मतलब जो ज़्यादा अपराध बड़ा कर रहा है तो उसको अब मात्रा भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष राजनीति, मतलब सेक्युलर राजनीति का धर्म से पृथककरण, इसलिए तो आज वो ज़्यादा प्रासंगिक हो रहे हैं। लोक कल्याणकारी कार्य, मतलब आज जो राज्य आपको दिखा होगा कि सब्सिडी दे रहा है इतना, अब जैसे किसान मानधन योजना है उसमें लोगों को फंडिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या गरीबों के लिए स्वास्थ्य हो, बीमा हो, इस तरह से दुर्घटना में, इस तरह से राज्य जो भी स्टेट या मतलब गवर्नमेंट जो सहायता कर रही है तो उसको क्या कहा जाता है, कल्याणकारी। तो कोटले ने ऐसी परिकल्पना आज से 2000 से भी ज़्यादा साल पहले कर दी थी। तो कोटले जो वर्णित राज्य है उसमें 7 अंगों में जो है वो ऐसा स्थान नहीं देता है कि जो एक पर्टिकुलर एकदम सोसाइटी में धर्म का प्रचार प्रसार करे, ऐसा भी नहीं है। तो वहाँ पे वो उस हिसाब से जो राज्य के लिए ठीक है वैसा उन्होंने किया है। और वो राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था का समर्थक है, मतलब उसने गणतंत्र की भी विशेषता बताई, कमियां भी बताई है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे लोग हैं वैसा राज्य होना चाहिए, जैसे लोग करप्ट हैं तो वहाँ पे जो है वो राजतंत्रात्मक शासन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज आपने पढ़ा और मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और थैंक यू सुनने के लिए, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपको लेक्चर मुझे विश्वास है कि बहुत हेल्प करेगा।